गाइस, वेलकम है आपका आपका चैनल एग्जाम फल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लास, जिसमें यूनिट 3 के एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पार्ट बी की, और ये है हमारी यूनिट 3 की क्लास। जो भी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं अगर, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस टाइम पे मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ था 23 अप्रैल 1973 को। 23 अप्रैल 1973 को मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ था। ये अधिनियम आपको 1973 का जो अधिनियम है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 69 धाराएं हैं इसमें, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस धारा में क्या दिया गया है। बहुत बड़ा अधिनियम है ये, उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यू बनेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम का गजट में प्रकाशन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम का गजट में प्रकाशन हुआ था 23 अप्रैल 1973 में। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1973 में। चलिए आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम को किसने पारित किया था? तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया था मध्य प्रदेश विधानसभा ने। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम को किसने पारित किया था? मध्य प्रदेश विधानसभा ने। चलिए आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा में विश्वविद्यालय को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा में विश्वविद्यालय को परिभाषित किया गया है? तो धारा 4। ठीक है, धारा 4 का कौन सा है? ये आपको पार्ट 17। ठीक है, धारा 4 के 17 में जो है उसको परिभाषित किया गया है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है विश्वविद्यालय से? तो देखिए, इस एक्ट के तहत स्थापित द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में वर्णित, इस एक्ट के लागू होने का बाद स्थापित और द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में वर्णित, तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अधिनियम की 1973 की धारा 4(8) में किसकी परिभाषा है? तो ये जो धारा 4 है इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। छात्र निवास का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कुलपति का क्या मतलब है, तो वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अधिनियम 1973 की धारा 4(8) में किसकी परिभाषा है? तो छात्र निवास की परिभाषा है। ठीक है, धारा 4(8) में। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में कहा गया है कि विश्वविद्यालय कुलाधिपति, कुलपति सभा, कार्य परिषद और अकेडमिक परिषद से निर्मित एक निगमित निकाय होगा? तो ये धारा 4 में कहा गया है विश्वविद्यालय कुलाधिपति, कुलपति सभा, कार्य परिषद और अकेडमिक परिषद के निर्मित एक निगमित निकाय होगा। ठीक है, अधिनियम 1973 की धारा 7 में विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता तय की गई है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या बोला गया है? मात्र संबंधित संभाग इसमें विश्वविद्यालय स्थित है, संबंधित संपूर्ण राज्य इसमें विश्वविद्यालय स्थित है, संबंधित राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालयों को सहयोजित करना, विदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों को स्वतः सहयोजित करना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1 और 4। ठीक है, अधिनियम 1993 में संशोधन पश्चात प्राच्य शिक्षा संस्कृत देने के लिए मध्य प्रदेश का कौन विश्वविद्यालय अधिकृत है? तो अवधेश प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है रीवा। ठीक है, वो प्राच्य शिक्षा मतलब पुरानी की जो प्राचीन काल की शिक्षा है संस्कृत देने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय अधिकृत है? तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, इसको याद रखिएगा आप। अधिनियम 1973 की धारा 11 के तहत किस अधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो अधिनियम 1973 की धारा 11 के तहत, ठीक है, सहायक कुल सचिव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो अधिनियम 1973 में कुलपति, कुलाधिपति, कुलाधि सचिव सबका वर्णन है, पर सहायक कुल सचिव जिसकी पोस्ट निकली वो अधिनियम में नहीं दिया गया है ये। ठीक है, किस धारा के तहत मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति माना जाएगा? तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कुलाधिपति माना जाएगा धारा 12(1) के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 12(1) के अनुसार। ठीक है, अधिनियम की धारा 13(1) के तहत कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति द्वारा प्रेषित एक पैनल में से होगी। इस पैनल में कितने नाम सुझाए जाना अनिवार्य है? तो न्यूनतम 3 नाम सुझाना इस पैनल में अनिवार्य है। ठीक है, कुलपति की नियुक्ति से संबंधित समिति का गठन किस धारा के तहत कुलाधिपति करता है? तो धारा 13(2) या धारा 13(6) जैसी स्थिति हो। ठीक है, चलिए धारा 14 कुलपति की नियुक्ति से संबंधित समिति के सदस्यों में शामिल नहीं है। तो कुलपति की नियुक्ति से संबंधित समिति के सदस्यों में शामिल नहीं है कुलाधिपति। कौन शामिल नहीं है? कुलाधिपति। ठीक है,
अधिनियम 1973 के तहत कुलपति के कार्यकाल से संबंधित एक असत्य कथन है। एक नए कुलपति मतलब क्या पूछा गया है कि 1973 के तहत अधिनियम कुलपति के कार्यकाल से संबंधित एक असत्य कथन कौन सा है? तो कुलपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है, बिल्कुल सही। कुलपति अधिकतम 2 बार रह सकता है नियुक्त, बिल्कुल सही। नए कुलपति के पदभार ग्रहण तक अपने पद पर बना रहेगा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, नए कुलपति के पदभार ग्रहण तक अपने ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा, यद्यपि ये अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुलपति जो है नए कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक अपने पद पर तभी बना रह सकता है, लेकिन 6 माह तक ये अवधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला सी होगा, जो कि गलत है। ठीक है, कि अपने पद पर वो हमेशा, नए कुलपति अगर मान लो 6 महीने के बाद आ रहे हैं, 1 साल बाद आ रहे हैं, तो तब तक वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। एक विश्वविद्यालय के कुलपति का पद किस परिस्थिति में रिक्त माना जाएगा? पद पर रहते हुए मृत्यु, त्यागपत्र, ठीक है, अगर त्यागपत्र दे दें तो, और छुट्टी या रोगग्रस्त हो तो, कुलाधिपति द्वारा हटाए जाने पर। तो इन चारों के चारों में जो है वो रिक्त माना जाएगा कुलपति का पद। ठीक है, चलिए, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कुलपति को किस आधार पर नहीं हटा सकते? ठीक है, उपरोक्त किसी भी या एक भी सभी कारणों के होने पर। ठीक है, कौन से कारण हैं कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय कुलपति को किस आधार पर नहीं हटा सकते? एक्ट के तहत अपने कर्तव्य के पालन में त्रुटि करने पर, विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल काम करने पर, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबंध में असमर्थ होने पर। ठीक है, तो उपरोक्त किसी भी या एक या सभी कारण होने पर नहीं हटा सकते। कुलपति पद की असामयिक रिक्त की दशा में कुलाधिपति कुलपति का दायित्व सौंप सकता है। इनमें से किस एक के दायित्व किसे यह दायित्व नहीं सौंपा जा सकता? ठीक है, कुलपति पद की असामयिक रिक्ति की दशा में कुलाधिपति कुलपति का दायित्व सौंप सकता है। इनमें से किसे यह दायित्व नहीं सौंपा जा सकता? कुल सचिव। ठीक है, कुल सचिव को दायित्व नहीं सौंप सकता। कुलाधि सचिव की नियुक्ति के संबंध में एक कथन सही है, कौन सा? इसकी नियुक्ति कुलपति की सलाह पर कार्य परिषद करती है। ठीक है, कुलाधि सचिव की नियुक्ति के संबंध में एक सही कथन कौन सा है? इसकी नियुक्ति कुलपति की सलाह पर कार्य परिषद करती है। ठीक है, कार्य परिषद ही करती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति? कुलाधि सचिव की नियुक्ति। ठीक है, कुलपति की सलाह पे कौन करती है? कार्य परिषद करती है। अधिनियम 1973 की धारा 19 के तहत विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का उल्लेख इसमें शामिल नहीं है। तो अधिनियम 1973 की धारा 19 के तहत विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का उल्लेख इसमें शामिल नहीं है, कुलपति इसमें शामिल नहीं है। अधिनियम की किस धारा में सभा के गठन का प्रावधान है? तो अधिनियम की धारा 20 में सभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितने सदस्यों की होगी? सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम 25 मेंबर्स की होगी, न्यूनतम 25 मेंबर्स। ठीक है, 1973 की अधिनियम 1973 की किस धारा में प्रथम कुलपति का उल्लेख है? धारा 15 का में प्रथम कुलपति का उल्लेख है। अधिनियम 1973 की धारा 17 के अनुसार छात्र कल्याण संकाय या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कुलपति की सलाह पर कार्य परिषद जो है वो करता है। किसकी नियुक्ति जो है छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कुलपति की सलाह पर कार्य परिषद। ठीक है, कार्य परिषद की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या है, तो कार्य परिषद की गणपूर्ति के लिए सदस्य संख्या कितनी है? 7। कुलपति के संबंध में एक कथन कौन सा सही है? विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासकीय होता है, बिल्कुल सही है। एकेडमिक परिषद और कार्य परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है, ये सही है। सभा का पद सदस्य होता है, सही है। उपरोक्त सभी। ठीक है, सभा, कार्य परिषद और अकादमिक विद्या परिषद की बैठक कौन आहूत करता है? कुलपति। सभा, कार्य परिषद, अकादमिक विद्या परिषद की बैठक कौन आहूत करता है? कुलपति। विश्वविद्यालय का कुल सचिव नहीं होता है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव नहीं होता है, तो योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो विश्वविद्यालय का कुल सचिव नहीं होता है। ठीक है, सभा का सचिव होता है, विद्या परिषद का सचिव होता है, कार्य परिषद का सचिव भी होता है। ठीक है, कुल सचिव की नियुक्ति धारा 16 के तहत कौन करता है? कुलपति की कुल सचिव की नियुक्ति धारा 16 के तहत कौन करता है? तो कुलाधिपति करता है कुल सचिव की नियुक्ति। ठीक है, कुल सचिव का कार्य क्या है? कुल सचिव का कार्य धन का स्वीकृति अनुसार कथन, विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदाएं करना, विश्वविद्यालय की ओर से समस्त दस्तावेजों अभिलेखों का। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सारे काम किसके हैं? कुल सचिव के। ठीक है, अधिनियम की धारा 24 के अनुसार कार्य परिषद की कर्तव्य में शामिल है,
तो विश्वविद्यालय की संपत्तियों निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण करना, प्रबंधन करना। ऑडिट रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों का अंगीकृत करना, विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार कर सभी के पश्चात प्रस्तुत करना। उपरोक्त सभी। विश्वविद्यालय की निधि का उल्लेख किस धारा में है? तो विश्वविद्यालय की निधि का उल्लेख है वो धारा किसमें, मतलब ये किस धारा में है? विश्वविद्यालय की निधि का उल्लेख अकेडमिक परिषद में दिया गया है। ठीक है। विश्वविद्यालय में निधि का भाग है। ठीक है। तो विश्वविद्यालय में निधि का भाग क्या होगा? केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। केंद्र या राज्य सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है वही फंड होता है। विश्वविद्यालय की समन्वय समिति का गठन किस धारा के तहत किया गया? 34(4). ठीक है। विश्वविद्यालय की समन्वय समिति में राज्य शासन को कौन सा अधिकारी सदस्य नहीं होता है? तो आयुक्त उच्च शिक्षण, ठीक है, और प्रमुख सचिव विधि भाग, ये दोनों। विश्वविद्यालय की परिनियम बनाने की शक्ति किसके पास है? कार्य परिषद के पास है। ठीक है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश कौन जारी करता है? कार्य परिषद। ऑलमोस्ट काम कार्य परिषद ही करती है। विश्वविद्यालय में विनिमय बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो विनिमय बनाने की शक्ति विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों, समितियों और संबंधित निकायों में। ठीक है। एमपी के विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण परीक्षा किस अधिनियम अनुसार मान्य होना आवश्यक है? तो मध्य प्रदेश का शिक्षा एक्ट 1965 के तहत जो है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में परीक्षक एवं अनुसीमक की नियुक्ति कौन करता है? तो विश्वविद्यालय में परीक्षक और अनुसीमक की नियुक्ति कौन करता है? कुलपति करता है। परीक्षक और, ठीक है, और अनुसीमक की नियुक्ति। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद तैयार करती है। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट अंततः किससे प्रेषित की जाती है? तो विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट अंततः राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट राज्य शासन किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट राज्य शासन जो है वो विधानमंडल के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करती है। विश्वविद्यालय के लेखों का संपरीक्षा या ऑडिट कौन करता है? तो विश्वविद्यालय के लेखों का संपरीक्षा और ऑडिट करता है स्थानीय निधि लेखा परीक्षक। विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्त प्राध्यापक या अन्य टीचिंग स्टाफ की सिफारिश धारा 49(2) के तहत कौन सी समिति करती है? तो टीचिंग स्टाफ है तो कौन करेगी? नियुक्ति समिति। प्रवरण समिति का पदेन अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? कुलपति होता है। विश्वविद्यालय संबंधित आपात उपबंधों, ठीक है, आपात उपबंधों के तहत विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था को वित्तीय कुप्रबंध के आधार पर कौन अपने नियंत्रण में ले सकता है? तो राज्य शासन ले सकता है। अगर अच्छे से प्रबंध नहीं हो रहा है विश्वविद्यालय का वित्त व्यवस्था का वित्तीय प्रबंध के आधार पर कौन नियंत्रण ले सकता है? तो राज्य शासन ले सकता है। ठीक है। छात्र परामर्श समिति गठन का प्रावधान अधिनियम 1973 की किस धारा में है? तो धारा 54 में है। छात्र परामर्श समिति छात्रों के लिए आचरण संहिता का निर्माण धारा 54(6) के तहत किसका कर्तव्य है? तो छात्र परामर्श समिति का कर्तव्य है। ठीक है। अधिनियम की धारा 66 के तहत कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए किस आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो अधिनियम की धारा 66 के तहत कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए किस आधार पर अयोग्य ठहरा सकता है? तो देखिए, विकृत, अगर उसका विकृत चित्त है, ठीक है, मानसिक रूप से, मतलब मेंटल एबिलिटी उसकी ठीक नहीं है, और ये बहरा मूक या सांसर्गिक है तो ऐसा नहीं माना है उसको। अगर बहरा मूक है तो उसको ले सकते हैं, चुन सकते हैं। दिवालिया है तो उसको नहीं ले सकते। भ्रष्टाचार मामले में 6 माह से दंडित है तो उसको नहीं ले सकते। ठीक है। इन तीनों को नहीं ले सकते। बाकी बहरा मूक या सांसर्गिक है तो उसको लिया जा सकता है। ठीक है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अयोग्य किस आधार पर ठहरा रहे हैं? तो पहला, तीसरा और चौथे के आधार पर अयोग्य ठहराएंगे। ठीक है। चलिए, तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है। तो हमारी जो है 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है। बाकी की यूनिट और बची हुई है, पार्ट बी की पूरी यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।